हम श्रम अथवा लेबर के बारे में जानेंगे। भूमि की तरह श्रम भी उत्पादन का एक मौलिक साधन है। श्रम से हमारा आशय किसी भी प्रयत्न से जो किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। श्रम से मनुष्य के उन सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है तो धनोपार्जन के दृष्टि से किए जाते हैं। इस प्रकार मनोरंजन के उद्देश्य से फुटबॉल खेलना, माता द्वारा अपने बच्चों की सेवा, पुत्र द्वारा पिता की सेवा तथा देशभक्ति आदि धनोपार्जन के दृष्टि से नहीं किए जाते, अतः ये श्रम नहीं है। इसके विपरीत धनोपार्जन के उद्देश्य से फुटबॉल खेलना, नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, कारखाना में मजदूर का कार्य, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बढ़ई, लुहार आदि का कार्य, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, अर्थशास्त्र में श्रम कहे जाते हैं। जीवंश के अनुसार श्रम वह मानसिक या शारीरिक प्रयत्न है जो पूर्णतया या अंशतया कार्यजन्य सुख के अतिरिक्त किसी आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है। मार्शल के अनुसार श्रम का आशय मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। टॉमस के अनुसार श्रम मनुष्य का वह शारीरिक या मानसिक प्रयत्न है जो पारिश्रमिक प्राप्त करने की आशा से किया जाता है। निकोलसन के अनुसार श्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की ऊंची ऊंची व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ अनिपुण श्रमिक एवं शिल्पी का श्रम भी सम्मिलित है। श्रम के अंतर्गत वे केवल उन्हीं का श्रम सम्मिलित होता है जो साधारण व्यापार में लगे हैं, वरन उनका भी जो विद्या, कला, साहित्य, विज्ञान एवं न्याय संचालन तथा राज्य कार्य में लगे हैं। श्रम से निम्न बातें निकलती हैं। क अर्थशास्त्र में श्रम के अंतर्गत केवल मानवीय प्रयत्न ही सम्मिलित होते हैं। ख अर्थशास्त्र में श्रम के अंतर्गत मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के श्रम सम्मिलित होते हैं। ग मनुष्य केवल उन्हीं प्रयत्नों को श्रम कहा जाता है जो किसी आर्थिक उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रकार श्रम में प्रयत्न की गहराई प्रमुख नहीं, वरन उसका उद्देश्य प्रधान है। सारांश यह है कि धनोपार्जन के उद्देश्य से किए जाने वाले मनुष्य के सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को अर्थशास्त्र में श्रम कहते हैं। श्रम की कुछ विशेषताएं हैं। श्रम नंबर 1, श्रम उत्पादन का एक अत्याज्य साधन है। नंबर 2, श्रम अत्यंत नाशवान है। नंबर 3, श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर 4, श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों ही है। नंबर 5, श्रम में गतिशीलता पाई जाती है। नंबर 6, श्रम की पूर्ति को शीघ्र घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। नंबर 7, श्रम की सौदा करने की शक्ति विनियोजकों की अपेक्षा कम होती है। नंबर 8, श्रमिक केवल अपना श्रम बेचता है पर स्वयं अपना स्वामी रहता है। नंबर 9, श्रम उत्पादन का एक सजीव साधन है। श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार श्रम को 3 भाग में बांटा जा सकता है: उत्पादक एवं अनुत्पादक श्रम। नंबर 2, कुशल तथा अकुशल श्रम। नंबर 3, मानसिक तथा शारीरिक श्रम। इसके बाद श्रम की गतिशीलता का तात्पर्य श्रमिक का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यवसाय या प्रयोग से दूसरे व्यवसाय या प्रयोग में या कार्य में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आने जाने से है। टॉमस के अनुसार श्रम की गतिशीलता का अर्थ एक व्यवसाय या प्रयोग से दूसरे व्यवसाय में आने जाने की योग्यता तथा तत्परता से लिया जाता है। श्रम की गतिशीलता के निम्न प्रकार है। नंबर 1, भौगोलिक गतिशीलता। नंबर 2, व्यावसायिक गतिशीलता। नंबर 3, वर्गीय गतिशीलता।
इसके बाद श्रम के गतिशीलता में बाधक तत्व निम्न हैं: स्थानीय तथा पारिवारिक संबंध, नंबर 2 क्षेत्रीय विभिन्नताएं, नंबर 3 सामाजिक बाधाएं, नंबर 4 यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों का पर्याप्त विकास, नंबर 5 शिक्षा की कमी, नंबर 6 श्रमिकों की निर्धनता। इसके बाद श्रम की कार्यक्षमता का अर्थ है कार्य करने की क्षमता या उत्पादन की कुशलता। श्रम की कार्य सापेक्षिक धारणा है। इसका पता दो व्यक्तियों के कार्य करने की शक्ति के तुलना से ही लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई श्रमिक एक निश्चित समय या परिस्थिति के अंतर्गत दूसरे श्रमिकों की मात्रा एवं गुण में अधिक कार्य करे तो वह दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल कहा जाएगा। कार्य क्षमता श्रमिक के उस गुण पर निर्भर करती है जिसके द्वारा किसी कार्य के निश्चित समय की भांति कर सकते हैं। इस प्रकार समान परिस्थितियों के अंतर्गत एवं निश्चित समय में किसी मजदूर की मात्रा में अधिक अथवा गुण में अधिक या मात्रा एवं गुण दोनों में अधिक उत्पन्न करने की शक्ति को श्रम की कार्यक्षमता कहते हैं। श्रम की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न हैं: श्रमिकों की व्यक्तिगत गुण जैसे जातीय एवं पैतृक गुण, शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान, नैतिक गुण, स्वास्थ्य, श्रमिकों में संगठन का होना, कार्य करने की स्थिति, कार्य करने का समय, कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की प्रकृति, जलवायु, उचित मजदूरी, भविष्य में उन्नति की आशा, सामाजिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, मिल मालिक एवं मजदूरों का संबंध, आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति, भोजन, अच्छे मकान, रहन सहन का स्तर, धार्मिक तत्व। ये प्रभावित करने वाले तत्व थे। इसके अलावे भारतीय श्रमिकों के अकुशलता के कारण निम्न है: साधारण भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिक की अपेक्षा अकुशल होते हैं। औद्योगिक आयोग के समक्ष एक बयान के अनुसार यूरोप का एक औसत मजदूर सामान्यतः भारत के मजदूर की अपेक्षा चौगुना कार्य करते हैं। इस कथन में सत्यता का अंश कितना है यह कहना कठिन अवश्य है, किंतु इतना अवश्य है कि भारतीय श्रमिक इंग्लैंड, अमेरिका तथा रूस के श्रमिकों के तुलना में निम्नलिखित कारणों से कम कार्यकुशल होते हैं। सर्वप्रथम तो भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित एक देश है जिसमें देश के अधिकांश भाग में बहुत गर्मी पड़ती है। ये तो वह कार्य क्षमता की दृष्टि से यहाँ की जलवायु उत्तम प्रकार की नहीं है, किंतु जलवायु के इस प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपायों द्वारा बहुत कुछ कम किया जा सकता है। दूसरा, भारतीय श्रमिक को कम ही मजदूरी मिलती है। भारत में एक औसत मजदूरी को अमेरिका या इंग्लैंड की एक औसत मजदूरी की अपेक्षा बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। इससे जीवन स्तर भी बहुत निम्न हो जाता है। अधिकांश मजदूरों का पौष्टिक भोजन, स्वच्छ एवं हवादार मकान, पर्याप्त वस्त्र तथा चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती। भारतीय मजदूर गंदी बस्तियों में गंदे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिकों की कार्य क्षमता का कम होना अति स्वाभाविक है। भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए पर्याप्त मजदूरी की व्यवस्था करनी होगी, इससे इनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथ ही इसके लिए उचित आवास एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। नंबर 3, भारतीय श्रमिकों में साधारणतया बहुत अधिक समय तक कार्य लिया जाता है तथा उचित अवकाश आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है। श्रमिकों की कार्य क्षमता पर इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही कारखाने में काम करने की दशाएं भी संतोषजनक नहीं है। कारखानों में रोशनी, हवा, एक जल आदि की समुचित व्यवस्था भी नहीं रहती, जिससे मजदूरों की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। अतः मजदूरों एवं कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए काम का समय तथा काम करने की दशाओं में सुधार आदि आवश्यक है। साथ ही देश में मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत पद्धति की व्यवस्था भी अनिवार्य है। नंबर 4, इतना ही नहीं, भारतीय श्रमिकों की कम कुशलता का एक प्रमुख कारण इनमें सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अभाव है। भारतीय मजदूरों में संगठन का भी अभी बहुत अभाव है। साथ ही देश में अयोग्य व्यवस्थापकों की कमी है।
योग्य व्यवस्थापकों की कमी है, जिसका श्रमिकों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उन्हें शिक्षित बनाने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही इनके बीच सुदृढ़ एवं स्वस्थ संगठन को भी प्रोत्साहन देना होगा। ओके।